हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी एकेडमी बाई रश्मि। और आज मैं यूजीसी नेट की परीक्षा दिसंबर 2023 में हुई थी, उसका पेपर लेके आई हूँ और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कुमार पाल प्रतिबोध इनमें से किस जैन कवि की रचना है? तो किस जैन कवि की है? ए जैन आचार्य मेरुतुंग, सोमप्रभ सूरि, सी हेमचंद्र, डी सारंगधर। तो राइट आंसर बी है इसका, सोमप्रभ सूरि। कुमारपाल प्रतिबोध जैन कवि सोमप्रभ सूरि की गद्य पद्यमय रचना है। इसे संस्कृत क्वेश्चन नंबर 2, प्रेमचंद्र घर में के अनुसार सत्य कथन है। सिर्फ सत्य कथन देखना है। ए प्रेमचंद्र का जन्म बनारस से 4 मील दूर जियनपुर गांव में 31 जुलाई 1880 में हुआ था। बी शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस, कौन सी? साहस, चांद में छपी। ठीक है। सी साहस कहानी का प्रकाशन 1924 है। डी फिल्म कंपनी में काम करने के लिए प्रेमचंद्र वर्ष 1932 पहली बार बॉम्बे गए। ठीक है। ई प्रेमचंद्र की कहानी मोटेराम शास्त्री पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया। तो इसमें राइट आंसर देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? डी। देखते हैं एक बार। बी शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद में छपी, ये सही है। उसके बाद सी साहस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1924 है। और कौन सा है? ई प्रेमचंद की कहानी मोटेराम शास्त्री पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी, क्या नाम है? शिवरानी देवी पत्नी का, द्वारा रचित जीवनी विधा की रचना है, जिसका प्रकाशन 1944 में हुआ। और महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके। इस रचना के अनुसार प्रेमचंद का जन्म बनारस से 4 मील दूर लहमी गांव में सावनवदी 10 संवत 1937 शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस शीर्षक से चांद पत्रिका में छपी थी। यह कहानी 1924 में प्रकाशित हुई। इस कहानी चांद पत्रिका के संपादक आर सहगल थे। प्रेमचंद की कहानी मोटेराम शास्त्री को 1926 में माधुरी पत्रिका के संपादक कृष्ण बिहारी मिश्र ने प्रकाशित किया, जिस पर एक शास्त्री महाशय ने प्रेमचंद और कृष्ण बिहारी मिश्र पर केस दायर किया, जिससे इन दोनों लोगों को 500 रुपए की जमानत लेनी पड़ी। फिल्म कंपनी में काम करने के लिए प्रेमचंद को 1934 में पहली बार बॉम्बई बुलाया गया। नंबर 3 देखिए। जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं, वे माता पिता की हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं। ऐसे जो पापी जन हैं, जो महाडेरावनी दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। यह खंड गद्य खंड खड़ी बोली के किस आरंभिक गद्यकार का है? ईसा अल्लाह, ए ईसा अल्लाह खां, बी सदा सुखलाल नियाज, सी सदल मिश्र, डी लल्लू लाल। तो राइट आंसर इसका सदल मिश्र। ठीक है। व्याख्या देखते। उपयुक्त गद्य खंड खड़ी बोली के आरंभिक गद्यकार सदल मिश्र का है, जो नासिक केतुब खान रचना से लिया गया है। ये महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है, देख लीजिए आप लोग एक बार वीडियो को रोककर जूम करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कराती हूँ मैं। शेखर एक जीवनी भाग 1 में किस पश्चिमी विचारकों के नामों के उल्लेख है? तो किसके हैं? कार्ल मार्क्स, ठीक है, बी रोजा लग्जमबर्ग, सी नीत्शे और डी त्रात्स्की, ई देकार्त। नीचे दिए गए विकल्प में सही चयन कीजिए सही उत्तर का। तो इसमें राइट आंसर ए है। कौन कौन सा? ए कार्ल मार्क्स है। ठीक है।
फिर सी है नित्से और डी त्रात्स्की। व्याख्या देख लेते हैं इसकी एक बार। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा रचित उपन्यास है जो 2 भागों में, प्रथम भाग 1940 तथा द्वितीय भाग 1944 में प्रकाशित हुआ। इसके प्रथम भाग में कार्ल मार्क्स, नीत्शे तथा त्रात्स्की जैसे पश्चिमी विचारकों के नामोल्लेख हैं। देखिए, आप लोग वीडियो को रोककर एक बार जूम करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कराती हूँ मैं, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध में गुरु नानक का कथन है। क्या कथन है देखते हैं। भोले भाव मिले रघुराई, ठीक है, किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो ये किसके संदर्भ में हुआ है? किसान, माली, गडेरिया, फकीर, ये हुआ है किसान के लिए। मजदूरी और प्रेम निबंध सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित चर्चित निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान थे। इनमें गुरु नानक का कथन भोले भाव मिले रघुराई, अर्थात भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। इस प्रकार यह कथन किसान के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। मजदूरी, महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। मजदूरी और प्रेम निबंध, इस निबंध के शीर्षक हैं, इसके शीर्षक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी। और इस निबंध के अंश है ये, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। यह कथन किस पाश्चात्य चिंतक का है? तो क्रोचे, टी.एस. इलियट, कॉलरिज, डी. आई.ए. रिचर्ड। तो इसमें राइट आंसर आई.ए. रिचर्ड। आई.ए. रिचर्ड का कथन है कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। यह कथन रिचर्ड ने काव्य में कल्पना शीर्षक के अंतर्गत दिया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है इसके रिचर्ड के अनुसार, देख लीजिए, आप वीडियो को रोक के देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कराती हूं मैं। राम की शक्ति, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता की इन उक्तियों को कविता में आने के क्रम से पहले से बाद ही क्रम में लगाइए। तो क्या? ए, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, बी, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, सी, केवल जलती मसाल, डी, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, ई, नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर डी है, ठीक है। अभी व्याख्या में देख लेते हैं इसकी, ठीक है। राम की शक्ति पूजा छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक लंबी कविता है। इस कविता की दी गई पंक्तियां का सही क्रम है, ये सही क्रम है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। तो इसमें क्या है? बी पहले, ठीक है। धूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मसाल, क्या है इसमें? ये है डी, नहीं सी, केवल जलती मसाल, ये है सी, ठीक है। फिर है नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण, ई, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, डी, लास्ट में ए, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं इसके, अन्य महत्वपूर्ण राम की शक्ति पूजा की पंक्ति इस प्रकार है।
महत्वपूर्ण तथ्य है। रघुनायक आगे तथ्य आप वीडियो को रोककर एक बार देख लीजिए, ठीक है। एक कहानी एवी के अनुसार सत्य कथन है, इसमें सत्य कथन देखते हैं। ए, बेलची की घटना ने मन्नू जी को महाभोज उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। बी, अपना बंटी आपका बंटी कड़ियों में ही लिखा गया और कड़ियों में ही धर्मयुग में छपता रहा। सी, 1 इंच मुस्कान मूलतः राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास था। डी, महाभोज का पहला नाट्य रूपांतरण अमाल अल्लाना ने किया। ई, अक्षर प्रकाशन से राजेंद्र यादव के संपादन में हंस का पहला अंक अगस्त 1986 में प्रकाशित हुआ। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें राइट आंसर बी है। व्याख्या में देख लेते हैं एक बार। तो इसमें राइट आंसर बी है, ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी द्वारा रचित आत्मकथा विधा की रचना है जिसका प्रकाशन 2007 में हुआ। इस आत्मकथा के अनुसार सत्य कथन है। इसमें सत्य कथन देख लेते हैं। ए, बेलची की घटना ने मन्नू जी को महाभोज उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। दूसरा, आपका बंटी कड़ियों में ही लिखा गया और कड़ियों में ही धर्मयुग में छपता रहा। तीसरा, अक्षर प्रकाशन से राजेंद्र यादव के संपादन में हंस पत्रिका का पहला अंक अगस्त 1986 में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार केवल राइट ए, बी तथा ई सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में कविता और पंक्तियां दे रखी हैं। सूची सेकंड में कविता या कविता पुस्तक है, ठीक है। ए, व्यवस्था किससे अपनी कहूँ, जननी क्यों ना बनूं बहू का कातरा। बी, स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य से तरु के पास। सी, धसो इसमें डर नहीं है मौत का ये घर नहीं है। डी, नींद जल का श्वेत है छाया सघन है नींद श्यामल मेघ है शीतल पवन। तो इसमें राइट आंसर नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर डी है, ठीक है। राइट आंसर क्या है इसका? डी है। राइट आंसर डी है। अभी इसका मिलान देखते हैं, ठीक है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान देख लेते हैं, ठीक है। कविता पंक्तियां और कविता पुस्तक। व्यवस्था किससे कहूँ किससे अपनी कहूँ जननी क्यों ना बनूं बहू कातरा। तो ये किसकी? प्रिय प्रवास की, ठीक है। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य से तरु के पास। तो ये किसकी? प्रथम रश्मि। श्वास शून्य से तरु के पास धसो इसमें डर नहीं है, ये है सतपुड़ा के जंगल। मौत का यह घर नहीं है नींद जल का स्रोत है। उर्वशी छाया सघन है नींद श्यामल है शीतल पवन है। उर्वशी का है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है इसके क्या है? अन्य महत्वपूर्ण तथ्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित महाकाव्य है और प्रथम रश्मि सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है, ठीक है। उर्वशी रामधारी दिनकर की काव्य पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों को पहले से बाद क्रम में लगाइए। निबंधकारों को पहले से बाद क्रम में लगाना है। ए, विवेकी राय। बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी, सरदार पूर्ण सिंह। डी, कुबेरनाथ राय। ई, रामचंद्र शुक्ल। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर सी है। व्याख्या में देख लेते हैं एक बार। व्याख्या में देख लेते हैं। जन्म वर्ष के आधार पर पहले से बाद क्रम में निबंधकार हैं ये निबंधकार और उनका जन्म वर्ष। सरदार पूर्ण सिंह 1881, रामचंद्र शुक्ल 1884, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, विवेकी राय
1924। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अंजू दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हाल में 22 जनवरी 1956 में हुआ। इस नाटक प्रस्तुति के निर्देशक थे, तो कौन निर्देशक थे इसके? ए श्री राज जोशी, बी सत्येंद्र शरत और सी सतीश चंद्र श्रीवास्तव, डी कमलेश्वर। तो इसका राइट आंसर ए श्री राज जोशी। व्याख्या देखते हैं इसकी। उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित अंजू दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद प्रयागराज में हाल में 22 जनवरी 1956 में हुआ। इस नाटक प्रस्तुति के निर्देशक श्री राज जोशी थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। पात्र अंजू दीदी नाटक अंजलि, मुन्नी, अनीमा, नीलम, नीरज, ओमी, वकील साहब, श्रीपत और राधु इंद्र नारायण। यह 2 अंकों का सामाजिक नाटक है। ये 2 अंकों का सामाजिक नाटक है। इस नाटक का पहला अंक 30 जनवरी 1924 को बॉम्बे हिंदी विद्यार्थी मंडल द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज में अभिनीत हुआ। इसका बारा देखते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में उपयुक्त कथन है। तो क्या कथन है देखते हैं। ए लियोतार्ड की पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन का आरंभ माना जाता है। बी 19वीं शताब्दी को उत्तर आधुनिकतावाद का समय माना गया है। सी फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकतावाद को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है। डी टी.एस. एलियट की कृति द वेस्ट लैंड उत्तर आधुनिकतावाद का साहित्यिक उदाहरण है। ई उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने लेखक की मृत्यु और विचारधारा के अंत की घोषणाएं की। नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर डी है। ए देखते हैं। लियोतार्ड की पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशनर लिखने से उत्तर आधुनिकतावादी के चिंतन का आरंभ माना जाता है। सही है, ठीक है। फिर सी फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकतावाद की पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है, ठीक है। उसके बाद ई उत्तर आधुनिकतावादी के विचारकों ने लेखक की मृत्यु और विचारधारा के अंत की घोषणाएं की। ये इसकी व्याख्या दे रखी है। उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में दिए गए कथनों का सही कथन है। लियोतार्ड की पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से उत्तर आधुनिकतावाद की चिंता का आरंभ माना जाता है। बी सेकंड फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकतावाद की पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है। थर्ड उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने लेखक की मृत्यु और विचारधारा के अंत की घोषणाएं की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके। अब वीडियो को रोक के एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 उर्वशी के स्त्री पात्र हैं। तो उर्वशी के कौन कौन स्त्री पात्र हैं? ए सहजन्या, बी सुंदा और सी स्वासित, डी चित्रलेखा, ई निपुणिका। नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर है सी ए सहजन्या और डी चित्रलेखा, ई निपुणिका। व्याख्या देखते हैं इसके एक बार। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीति नाटक काव्य है। दिनकर जी इसे काव्याध्याय कहते हैं। इसका प्रकाशन 1961 में हुआ। और भी देखा उर्वशी के पात्र हैं पूर्वा, महर्षि चंवन, सूत्रधार और कंजुकी, सभासद, प्रतिहारी आदि। आयु पूर्वा उर्वशी का महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं, आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कराती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में क्या दे रखा है? संतति। और सूची सेकंड में माँ। धरती धन्ना अपना के पात्र हैं लच्छो, जीतू, ज्ञानो और दलीपा। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर इसमें बी है, ठीक है। व्याख्या में देखते हैं एक बार। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1972 में हुआ। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है। इसमें माँ और इसमें संतति। लच्छो की माँ कौन है? प्रीतो। तो इसमें क्या है? लच्छो की माँ क्या है? प्रीतो। फर्स्ट का थर्ड, ए का तीसरा। नीतू की माँ कौन है? निहाली। इसमें नीतू की माँ कौन है? निहाली। बी का चौथा। ज्ञानो की जस्सो फर्स्ट। और दलीपा इसका हुक्मा।
दलीपा हुक्मा सेकंड। तो राइट आंसर बी। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इसके। प्रीतो की युवा पुत्री लच्छो का शारीरिक, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इसके हम। प्रीतो की युवा पुत्री लच्छो का शारीरिक शोषण चौधरी हरदेव गेहूं की बालियां देकर देकर करता है। नीतू निहाली का पुत्र है। ठीक है, किसका पुत्र है? निहाली का, दे रखा है ना, निहाली का पुत्र है। यह चौधरी हरनाम सिंह के अत्याचार का शिकार है तथा प्रीतो इसे आफत या आफत कहती है। दलीपा बेबे हुक्मा के 13 पुत्रों में जीवित एकमात्र पुत्र है। कौन? दलीपा हुक्मा। ठीक है, ज्ञानो 15-16 वर्षीय है जो मंगूर की बहन और काली की प्रेमिका है। और भी तथ्य दे रखे हैं इसमें। ठीक है, वीडियो को रोक के आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया है कि रचना स्वयं अपने मूल्यों को ललकारने लगती है। कविता बढ़ती बढ़ती डायरी हो जाती है और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। मुक्तिबोध की रचना शिल्प के बारे में यह कथन किस साहित्यकार का है? तो ये किसका है? अशोक वाजपेयी, बी नेमीचंद जैन, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी श्रीकांत वर्मा। उपयुक्त कथन श्रीकांत वर्मा द्वारा मुक्तिबोध के संदर्भ में कहा गया है। श्रीकांत वर्मा का कथन है, मुक्तिबोध की हर रचना साहित्य की सभी विधाओं की एक अजीब चुनौती है। मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया है कि रचना स्वयं अपने मूल्यों को ललकारने लगती है। कविता बढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर था डी श्रीकांत वर्मा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि के किस कार्यक्रम में गए थे? किस कार्यक्रम में गए थे? तो बी संगीत के कार्यक्रम में। व्याख्या देखते हैं इसमें। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित है। इस निबंध में मेहमान रात्रि में संगीत के कार्यक्रम में गए थे। इस निबंध के अनुसार अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसमें। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से बचपन में महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक के। क्वेश्चन नंबर 17 कराती हूँ मैं। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को पहले से बादी क्रम में लगाइए। ठीक है, कौन कौन से हैं इसमें? ए टी एस इलियट, बी ड्राइडन, सी आई ए रिचर्ड, डी विलियम वुडवर्थ, ई लोजाइनस। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर डी है। ठीक है, व्याख्या में देखेंगे हम लोग। कालक्रम के अनुसार पाश्चात्य काव्य शास्त्रों को पहले से बाधिक क्रम में, ये क्रम है, पहले आएगा लोजाइनस ई। ठीक है, और जॉन ड्राइडन 1631 से 1700। ठीक है, विलियम वुडवर्थ 1800 से 1850, टी एस इलियट 1888 से 1965, आई ए रिचर्ड्स 1893 से 1979 तक। और महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं ये। प्लेटो, अरस्तु, होरेस, कॉलरिज, क्रोचे और महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं। आप वीडियो को रोककर और देख लीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 18 कराती हूँ। नंबर 18, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पर आयो,
कहन श्याम संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। उपयुक्त का पंक्ति अष्टछाप के किस कवि की है? किसके अष्टछाप के कवि की है? नंददास, कुमनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो ये किसकी है? नंददास की। व्याख्या में देखते हैं इसकी। कहन श्याम संदेश अवसर नहीं पायो। काव्य पंक्तियां अष्टछाप के कवि नंददास की हैं। नंददास को अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय कवि माना जाता है। रास पंचायत है रचना के कारण नंददास को जड़िया कवि की उपाधि दी गई। रास पंचाध्यायी रोला छंद में वृद्ध रचना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं। नंददास की प्रमुख काव्य पंक्तियां दे रखी हैं, इसमें देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में पात्र, सूची सेकंड में संवाद दे रखा है। सूची और ये संवाद किसके हैं? ये है स्कंदगुप्त नाटक है, उसके संवाद हैं, और ये पात्र है उसके। ठीक है, तो देख लेते हैं। ए धातु सेन। ए फर्स्ट, राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। बी कुमारगुप्त हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। सी स्कंदगुप्त युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। डी पर्णदत्त राक्षस यदि कोई था तो विभीषण और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया था। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर क्या है इसका? बी। ठीक है, अभी व्याख्या में देखते हैं। सही मिलान कीजिए। तो इसमें सूची फर्स्ट और सेकंड दे रखी है। धातु सेन राक्षस यदि कोई था तो विभीषण और बंदरों में एक सुग्रीव हो गया था। धातु सेन ए का 4। ठीक है, फर्स्ट का 4, ये देखिए फर्स्ट का 4। और देखते हैं कुमारगुप्त युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। स्कंदगुप्त, इसका राइट होगा, हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। पर्णदत्त राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं इसके। स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख संवाद हैं। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक में पात्र अधिकार सुख, स्कंदगुप्त पात्र है, उसका संवाद है ये, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। तुम वीर हो, इस समय देश को वीरों की आवश्यकता है। विजया का संवाद है, प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। धातुसेन का संवाद है, लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वह लोहे को भी काट डालता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, असाध्य बीड़ा कविता में आई निम्न उक्तियों संवादों को कविता में आने के आधार पर पहले से बाद क्रम में लगाइए। तो ए किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ। बी शे नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। सी राजन पर मैं तो कलावंत हूँ, नहीं शिष्य साधक हूँ। डी मुझे ओट दे ढक ले छा ले ओ शरण। ई हाँ मुझे स्मरण है बदली कौंद पत्तियों। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ए, पहले सी। ठीक है, राजन पर मैं तो कलावंत हूँ, नहीं शिष्य साधक हूँ। उसके बाद ए किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ। उसके बाद ई हाँ मुझे स्मरण है बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की टप टप। और डी मुझे ओट दे ढक ले छा ले ओ शरण। और फिर लास्ट में बी शे नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। असाध्य बीड़ा प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता है। इस कविता में आई उक्तियों संवादों का सही क्रम है, राजन पर मैं तो कलावंत हूँ, नहीं शिष्य साधक हूँ, किंतु मैं तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ, हाँ मुझे स्मरण है बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, मुझे ओट दे ढक ले छा ले ओ शरण, शे नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे। असाध्य बीड़ा कविता में अज्ञेय के काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार में
संग्रहित है। आषाढ़ बीड़ा कविता की पंक्तियां क्रमशः इस प्रकार: नवजागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन की संबंधित घटनाओं को पहले से बाध्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रार्थना समाज की स्थापना, कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना, अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप, तिलक का देश निकालने की सजा, बंग भंग। तो राइट आंसर इसमें सबसे पहले आएगा सी, अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप। ठीक है, फिर आएगा बी, कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना, फिर ए, प्रार्थना समाज की स्थापना, फिर ई बंग भंग, और डी सबसे लास्ट में क्या है, डी, तिलक को देश निकालने की सजा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी एक बार। नवजागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन की संबंधित घटनाओं का सही क्रम है: ए, अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप 1835, बी सेकंड, कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857, तीसरा, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867, और बंग भंग 1905, तिलक को देश निकालने की सजा 1908। क्वेश्चन नंबर 22, मुर्दैया में तुलसीराम जी के चाचा मुनेरसर और नांगर उत्तर प्रदेश के प्रचलित किस पंथ के धर्मगुरु थे? तो ये थे शिवनारायण पंथ के, शिवनारायण पंथ। व्याख्या देखते हैं इसकी। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दैया में तुलसीराम जी के चाचा मुनेरसर और नांगर उत्तर प्रदेश में प्रचलित शिवनारायण पंथ के गुरु थे, धर्मगुरु थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं। मुर्दैया की भूमिका में डॉक्टर तुलसीराम लिखते हैं: मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। मुर्दैया सही मायने में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। इस जिंदगी की मुर्दैया को खोदकर बाहर लाने का पूरा श्रेय तद्भव के संपादक अभिलेख को जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहासकार के निम्नांकित इतिहास ग्रंथों को पहले से बाध्य क्रम में लगाइए। ए, राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। बी, शिवदान सिंह, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। और सी, जॉर्ज ए ग्रेसर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। डी, FIK, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ई, गणपति चंद्रगुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए, जिसमें राइट आंसर है डी। सबसे पहले सी, जॉर्ज ए ग्रेसर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। फिर डी, FIK, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है। फिर ए, राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। फिर बी, शिवदान सिंह चौहान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। और लास्ट में ई, गणपति चंद्रगुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के इतिहास ग्रंथों को पहले से बाध्य क्रम में लगाइए। क्रम इस प्रकार है, सही है। इतिहासकार, ग्रंथ और प्रकाशन वर्ष। जॉर्ज ए ग्रेसर, ठीक है, और ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर और लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888। FIK, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920। राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। शिवदान सिंह चौहान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954। और गणपति चंद्रगुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 1965। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री है कौन? कौन है? बी, रमजान कीमा राजो। ठीक है, तो व्याख्या देखते हैं। तमस भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1973 में हुआ। यह उपन्यास भारत विभाजन पर केंद्रित है। इस उपन्यास के पात्र हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री रमजान कीमा राजो है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। तमस उपन्यास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। इस उपन्यास में भीष्म साहनी को वर्ष
1973 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मस्जिद में सुअर फेंकवाने वाला पात्र मुराद अली, हरनाम सिंह का पुत्र इकबाल सिंह रमजान और उसकी साथियों के द्वारा पकड़ा जाता है और उसे जबरदस्ती मुसलमान बना दिया जाता है। उसका नाम इकबाल सिंह से इकबाल अहमद हो गया। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 25। यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? तो यह है सत्यप्रकाश सिंह मिश्र का। व्याख्या देखते हैं इसकी। भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक अंधेर नगरी के संबंध में उपयुक्त कथन सत्यप्रकाश मिश्र का है। अंधेर नगरी अन्य उपदेशिक नाटक है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैश्य ने इसे सामान्य और निरुद्देश्य रचना मानकर इसकी सही मूल्यांकन न कर सके थे। और व्याख्या देखती है इसकी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? एक है अंधेर नगरी आंध्र व्यवस्था का अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अंधेर नगरी अंध व्यवस्था का प्रतीक है। राजा विवेक शून्य एवं न्याय शून्य के प्रतीक है। महंत भारतीय मानसिकता के ऐसे प्रतीक हैं जो योगों के अपरिहार और परमार्थ की भावना से ओतप्रोत हैं। इसमें गोवर्धन दास पश्चिमी सत्ता एवं भौतिकवाद के प्रतीक है। इस नाटक का प्रकाशन 1881 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26। सौर सेनी या ब्रज से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है। कौन सी भाषा नहीं है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। तो इसमें राइट आंसर पूर्वी हिंदी। व्याख्या देखते हैं इसकी। सौर सेनी अब्रज से निकलने वाली आधुनिक भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी तथा गुजराती, जबकि पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अब्रज से तथा बिहारी हिंदी का विकास मागधी अब्रज से हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं इसमें। सौर सेनी अब्रज से विकसित हिंदी की बोलियां हैं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी तथा हरियाणवी। इसके अतिरिक्त राजस्थानी हिंदी की बोलियां का भी विकास सौर सेनी अब्रज से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 साधारणीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। आचार्य विश्वनाथ के मतानुसार काव्य, नाटकगत विभाव आदि तीनों का व्यापार साधारण रूप ग्रहण कर लेता है और समस्त घटना चक्र विशिष्ट व्यक्तित्व से युक्त हो जाता है। भट्टनायक के अनुसार काव्य और नाटक में अभिधा व्यापार के उपरांत भावत्व व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण द्वारा कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष रहते हुए सामान्य प्राणी मात्र रह जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सहृदय का आश्रय धर्म के साथ तादात्म्य होता है, परिणामतः आलम्बन तत्व धर्म का सामान्यीकरण होता है और इन दोनों का नाम साधारणीकरण है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार साधारणीकरण न तो आशय राम का होता है न आलम्बन सीता का होता है, अपितु वह कवि के अनुभूति का होता है।